एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो एक कम से कम मैं ये समझूँगा कि 20 से 30 साल की उम्र के 30 तो नहीं लेकिन हाँ 20-25 साल के लड़के अक्सर पूछते ही हैं और उनका सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है कि डज़ साइज़ मैटर्स? यस, तो ये कंसर्न सही भी है, हुँ, क्योंकि ये जो उम्र बताई आपने, इसी उम्र में आदमी मैच्योर हो रहा होता है, इसी उम्र में आदमी रिलेशन बना रहा होता है, इसी उम्र में उस आदमी में कई सारी इन्फिनिटी अपनी बॉडी को लेके जा रही होती है। हुँ, तो अगर आप बात करेंगे किसी 15 से 20 साल के लड़के में, हुँ, तो सिर्फ पेनिस साइज़ को लेके नहीं, वो अपने जीवन में हर चीज़ के लिए इनसिक्योर होता है। वो अपने पिंपल्स के लिए इनसिक्योर होता है, वो अपने बालों के लिए इनसिक्योर होता है, अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर होता है, अपनी कमाई को लेके इनसिक्योर होता है, अपनी डिग्री को लेके इनसिक्योर होता है। हुँ, पर इन सब इनसिक्योरिटीज़ का जवाब उसको आराम से मिल जाता है। पर क्योंकि हमारे देश में गुप्त रोगों को हुँ, इतना छुपा के रखते हैं, एम्बैरेसमेंट से देखा जाता है, हुँ, क्योंकि सही एक्सेस नहीं है नॉलेज के लिए, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, बच्चे अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हुँ, जब वो जवाब ढूंढते हैं हाइट का, उन्हें जवाब मिल जाता है, अच्छा। वो जवाब ढूंढते हैं कड़े का, उन्हें जवाब मिल जाता है। पर जब वो जवाब ढूंढते हैं लिंक के साइज़ को लेके, तो उन्हें सही जवाब मिल नहीं पाता। हुँ, यस, पेनिस का साइज़ मैटर करता है, पर एक रेंज में, हुँ, एक नॉर्मल एवरेज में। हुँ, तो एक नॉर्मल एवरेज साइज़ हर इंडियन का या हर कम्युनिटी का होता है, और 99% जो लोग हैं वो इस नॉर्मल साइज़ में आते हैं, और उस साइज़ के अंदर आप संभोग कर सकते हैं, उस साइज़ में आप बच्चे कर सकते हैं, उस साइज़ में आप सब कुछ कर सकते हैं। हुँ, बट इनसिक्योरिटी जो डेवलप हो गई है इन सोशल मीडिया से, अगेन, क्योंकि भाई आपका सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है? आपका सोर्स इन्फॉर्मेशन पॉर्न है, बिल्कुल। जहाँ पर आपको साइज़ बताया जाता है 6, 7, 8, जो कि एक्चुअल साइज़ नहीं है। हुँ, या आपका इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो दवाई बनाने वाले, या वो दवाई बेचने वाले लोग जो अपनी दवाई बेचने के लिए आपके अंदर साइज़ कम बताएंगे। हुँ, तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही गलत आएगा, तो धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी मैच्योर हो जाती है। बिल्कुल। तो यस, साइज़ मैटर्स। अगर किसी का साइज़ बहुत कम है, हुँ, बीमारी की वजह से, ग्रोथ की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, तो यस, उसको हम मेडिकली या सर्जिकली इम्प्रूव करते हैं। हुँ, पर अगर कोई नॉर्मल रेंज में है और उसका जो गुप्तांग है वो पूरा फंक्शनल है, हुँ। तो उस केस में आई डोंट थिंक कि साइज़ मैटर्स। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मेरा एक ये भी सवाल है कि साइज़ या परफ़ॉर्मेंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है और क्योंकि लड़कों को तो ये मतलब जब उनको लगता है कि हाँ, मतलब उनके पास एक ठीक-ठाक साइज़ है, तो फिर वो उसको अपने ईगो से जोड़ते हैं। यस। एकदम खुश होने लगते हैं, क कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि साइज़ वर्सेस परफ़ॉर्मेंस तो क्या आपका टेक रहेगा? देखो, फर्स्ट थिंग ये है कि जो ये साइज़ और परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है, हुँ, ये क्वेश्चन आ रहा है अगेन हमारी सोसाइटी में। जो सेक्स का जो एक मापदंड है वो चेंज हो गया। हुँ, पहले जो एक टाइम था वो सेक्स से ज़रूरी था रिलेशनशिप। हुँ, पहले बातें होती रिलेशनशिप की, कि हमारी शादी सही जगह पे हो, हमारा जो पार्टनर है उसके साथ हम ज़िंदगी कैसे बनाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, पर अभी जो कम्युनिकेशन या जो इंटरनेट पे मैं देखता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आते भी है, लड़के आते भी है, उनका रिलेशन परफॉर्मेंस पे आ गया, कि हमें बस वो एक बार जो सेक्स करना है उसके अंदर हमें कुछ भयंकर करके दिखाना है कि सामने वाला जो है वो हमारी तारीफ करे। बिल्कुल। उनका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म हो गया, उनका गोल सिर्फ एक रात को लेके रह गया है। हुँ, जबकि जो रिलेशनशिप बनते हैं वो सालों में बनते हैं। वो रिलेशनशिप के तो बच्चे भी होते हैं, उसमें फर्टिलिटी भी होती है, उसमें इमोशन भी होते हैं, उसके अंदर मैरिटल वाउज भी होते हैं, उसमें फैमिली भी होती है, उसमें फाइनेंसिस भी होते हैं। पर अभी सब घूम फिर के सिर्फ वो एक रात में आके, तो परफॉर्मेंस मैटर्स फॉर दैट वन नाइट। बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रिश्ते की, तो हर चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई पार्टनर है हुँ, जो सिर्फ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके साथ 10 मिनट सेक्स कर पा रहे हो, हुँ, तो फिर आपका जो गोल है वही पूरी तरह से गलत हो गया। हुँ, ठीक है, तो आई थिंक साइज ऑल्सो मैटर्स, परफॉर्मेंस ऑल्सो मैटर्स, बट मोर देन दैट कि आप क्यों कर रहे हो सब कुछ, हुँ। और किससे कर रहे हो, और क्या उसका एंड गोल है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अ, बहुत सारे लड़के ना जब इस तरीके की सिचुएशन होती है और जब स्पेशली जब जवानी के टाइम पे एक जो एज होती है जिस टाइम पे वो मतलब सबसे ज़्यादा पीक पे होने चाहिए उस टाइम पे जब वो अपने पार्टनर्स के साथ में सेक्स करते हैं और फिर उनके साथ में कुछ हो जाता है या उसे परफॉर्मेंस प्रेशर कर लें या फिर वो नहीं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि वो लोग ऐसे कुछ स्प्रेज यूज़ करते हैं जो कि टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर इस तरह के जो कॉन्डम्स आते हैं उनको यूज़ करते हैं। क्या ये एक्चुअली हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स है। तो अगर किसी का टाइम, या किसी का देखो, संभोग का टाइम जो किताबें कहती है वो कहती है 1 मिनट। हुँ, किताबें कहती है किसी व्यक्ति का अगर संभोग का टाइम, मतलब योनि के अंदर प्रवेश करने के बाद जो एक सेक्स का टाइम है, अगर वो 1 मिनट से कम है, हुँ, तो उसको हम लोग शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो पीएमई इसलिए डिफाइन किया गया था कि 1 मिनट माना गया था कि 1 मिनट टाइम जो है वो औरत की संतुष्टि के लिए ज़रूरी है। पर जितनी भी स्टडीज़ हुई है औरतों में, वो पाया गया है कि 7 से 8 मिनट एक एवरेज टाइम चाहिए किसी भी औरत को संतुष्ट होने के लिए, इंटरकोर्स के टाइम पे।
अब होता क्या है कि मोस्ट जो लड़के हैं यंग एज में, इनकी बात करी आपने, ये लोगों ने रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया है, ना इन्होंने अपनी बॉडी को मैच्योर किया है। ये मोस्टली जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है ये पॉर्न से आई हुई है, ठीक है। मास्टरबेशन एडिक्शन बहुत हाई रहता है, एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल्स बॉडी, मतलब एक्सरसाइज है नहीं बॉडी में, स्ट्रेस लेवल हाई रहते हैं, बिल्कुल। प्लस इसके ऊपर एंग्जाइटी, यही जो मैंने बोला परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, क्योंकि आज के दिन हर कोई जुड़ा है सोशल मीडिया से, खिल्ली उड़ जाएगी, मजाक उड़ जाएगा, इस चक्कर में दे आर ट्राइंग टू ओवर परफॉर्म एंड दे एंड अप गोइंग टू डिस्चार्जिंग अर्ली। और उसके बाद क्या होता है कि आज के दिन लेडीज़ भी एजुकेटेड है, ठीक है, तो वो भी कई बार इस पर क्वेश्चन उठा देती है। तो इस कारण से जो ईजीएस्ट तरीका है टाइमिंग बढ़ाने का वो स्प्रे है। तो स्प्रे बेसिकली कुछ नहीं होता, स्प्रे बेसिकली सुन करने की दवाई होती है। तो सुन करने से क्या है कि जो लिंग का टोपा है, जो सेंसिटिव एरिया है, वो सुन हो जाता है, इस कारण से टाइमिंग बढ़ जाता है। पर वो सेक्स में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है, वो कोई प्लेजर नहीं होता है, वो सिर्फ फोकस है कि टाइमिंग बढ़ गया। किसी व्यक्ति का टाइमिंग 1 मिनट से 8 मिनट हो गया, पर वो 8 मिनट या 10 मिनट जो है, वो जो प्लेजर है जो व्यक्ति को आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इवन दो ये स्प्रेज ईजी तरीके हैं टाइम बढ़ाने के, पर इन स्प्रेज से हम सिर्फ जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है कि हाँ एक टाइम गिनती पूरी हो रही है, पर उससे जो रिलेशनशिप में या जो संभोग में जो एक सुख मिलता है, वो सुख भी कहीं ना कहीं कम होता है। और क्रॉनिक यूज ऑफ स्प्रे से धीरे धीरे मरीज पाते हैं कि जो टाइमिंग उनका नेचुरल पहले 1-1.5 मिनट था, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब फिर तो होता है, टाइम आता है कि अगर स्प्रे ना यूज़ किया जाए तो 15 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं टिक पाते, इतना भी होता है? इतना भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बहुत क्रॉनिकली स्प्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत क्रॉनिकली डिले दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वंस इन अ वाइल इमरजेंसीज के लिए बनी थी, पर ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं बनी थी। जिस तरीके से इनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट के फॉर्म में दिया जा रहा है मरीजों को, वो एक सही अप्रोच नहीं है। क्योंकि अब तो हर मेडिकल स्टोर पे, और अब तो बल्कि ये ऐसे भी बेचते हैं कि डॉक्टर की कोई उसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना होता। तो ये गलत है। एक्चुअली ये दवाइयाँ ओटीसी दवाइयाँ नहीं है, ये दवाइयाँ ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं है, ये दवाइयाँ रेगुलेटेड दवाइयाँ है। ये दवाइयों के लिए भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आज के दिन कोई भी दवाई हो, चाहे वो सेक्स की गोलियाँ हो, टडालाफिल, वायग्रा, चाहे वो ये स्प्रेज हो, चाहे वो कोई भी दवाई हो, ये दवाइयाँ सबकी सब शेड्यूल्ड दवाइयाँ है, और इन सब के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन असेसमेंट ज़रूरी है। पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई भी रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता। तो आज के दिन आप किसी भी केमिस्ट पे जाएंगे, आप इस दवाई को खरीद के यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आप इंडिया के बाहर चले जाओ, किसी भी कंट्री में आपको अगर ये दवाइयाँ खरीदनी है तो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर का डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो हमने, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, अभी ऑनलाइन मंगवा लो, फार्मेसी मंगवा लो, और प्रिस्क्रिप्शन भी कोई इतना ज़्यादा चेक करता नहीं है। इस कारण से हमें ये गलत फहमी हो गई है कि ये दवाइयाँ ईजिली अवेलेबल है। ये दवाइयाँ इजीली अवेलेबल नहीं है, ये दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मिलनी चाहिए, पर बिकॉज ऑफ लैक्स कंट्रोल एंड रेगुलेशंस इसको कोई भी एक्सेस कर लेता है। मुझे ये पूछना था कि ये जो स्प्रेज जैसे हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, और वो अब बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ भी हो गया है, तो क्या इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? यस, तो स्प्रेज के साइड इफ़ेक्ट्स मल्टीपल है। तो पहली चीज़ तो ये है, स्प्रे सुन करता है। तो सुन करने से क्या है कि आपका टाइमिंग अवश्य बढ़ रहा है, पर आपको जो सेक्स में एंजॉयमेंट आना चाहिए, जो ऑर्गेज़म आना चाहिए, जो डिस्चार्ज का प्लेजर आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम होता है। सेकेंड है कि ये जो नंबिंग स्प्रे है ये ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो अगर आपने अपने लिंग पे स्प्रे लगाया है और उसके बाद आप योनि में डालेंगे तो ये स्प्रे पार्टनर को ट्रांसफ़र भी होते हैं। हाँ। तो कई बार ये पार्टनर के अंदर भी जलन, इचिंग, इन्फेक्शन और सुनपन कॉज कर सकते हैं। तीसरा है, ये स्प्रेज में अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल स्प्रे होते हैं, तो अल्कोहल जब अपने आप लिंग पे लगाएंगे या मुंह में भी लगाएंगे, फिर म्यूकोजा है तो वो जलन कर सकता है, वो इन्फेक्शन और ब्लोनाइटिस नाम की बीमारी भी कर सकता है लिंग के कैप पे। थर्ड, जब आप स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो योर बॉडी बिकम डिसेंसिटाइज्ड। आप जो है वो सेंसेशन लेने का जो हैबिट है वो ख़त्म हो जाता है। तो कई लोगों में जब वो स्प्रे नहीं यूज़ करते, फॉर एग्जांपल किसी दिन स्प्रे नहीं लिया या स्प्रे के जाना भूल गए, तो उन पाएंगे कि उनका जो नॉर्मल टाइम था पहले वो तक भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चौथा साइड इफेक्ट इन स्प्रेज का ये है कि ये ढीलापन कॉज करते हैं। जो हम जब सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं या इंटरकोर्स करते हैं तो हमें कांस्टेंट फीलिंग की ज़रूरत है लिंग को हार्ड रखने के लिए। पर अगर इसमें प्लेजर नहीं आएगा, अगर आपको सामने सुन्न हो जाएगा, सर एक रबड़ का एक गोला हो जाएगा, तो जब वो फीलिंग नहीं आती, तो कई लड़के बताते हैं कि स्प्रे करने के बाद उनकी हार्डनेस भी चली जाती है, वो संभोग पूरा ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्प्रे वंस इन अ वाइल, समटाइम्स इमरजेंसी डिले या एनहांसमेंट का तरीका हो सकता है, पर स्प्रे के लॉन्ग टर्म यूज से मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है जो मरीजों में हो सकते हैं और जो देखते भी हैं हम लोग। अल्टीमेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक ये जा सकता है क्या? जा सकता है, अगर आप कॉन्स्टेंटली बिना सेंसेशन के इंटरकोर्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है, अगर आप संबंध बनाते टाइम आपको सामने फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो आपका धीरे धीरे इरेक्शन डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बार स्प्रे लगाने के बाद, सुनपन लगाने के बाद मरीज कंप्लेंट करता है कि सर हमारा इरेक्शन ही चला जाता है, फिर हार्ड ही नहीं होता। फिर अगर लड़की टच भी कर रही है या
नीचे सहला भी रही है, मालिश भी कर रही है, तो भी हार्ड नहीं हो रहा क्योंकि वो एरिया सुन्न हो गया। तो उसको फील नहीं होता कि नीचे कुछ है। अ, एक चीज़ सर मुझे पूछनी थी कि मास्टरबेशन को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। मैं इंटरनेट पर जब अक्सर देखता हूँ इसको लेकर के, तो अलग अलग डॉक्टर्स की इसमें अलग अलग राय हैं। कुछ कहते हैं कि ठीक है मास्टरबेशन सेफ है, और उसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये बताती हो कि मास्टरबेशन खराब है। लेकिन फिर जब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे ये भी कोई स्टडी नहीं मिलती है कि मास्टरबेशन खराब नहीं है। मतलब इसमें अलग अलग वो चीज़ें बटी हुई है। आपका इस पर क्या टेक है? मेरा इस पे कोई टेक नहीं है, मेरा इस पे साइंटिफिक फैक्ट है कि आप इंटरनेट पे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो मास्टरबेशन को सेफ बता रहे हैं, हाँ। उन्हें बोलिए एक भी ऐसी स्टडी वो आपके सामने ला के रखे जिसमें साइंटिफिक कम्युनिटी ने या डॉक्टरों के ग्रुप्स ने कभी ये रिसर्च किया हो कि क्रॉनिक मास्टरबेशन वाले लड़कों में सब कुछ नॉर्मल रहता है। नहीं मिलेगी। मास्टरबेशन अनसेफ नहीं है। ये 1960-1970 के दशक में मास्टरबेशन की बढ़त हो गई थी और मास्टरबेशन को एक साइकियाट्रिक इलनेस घोषित कर दिया था। तो इन बच्चों की साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसको रोकने के लिए जो साइकियाट्री सोसाइटीज़ है उन्होंने बोला था कि मास्टरबेशन कभी कभार करना अनसेफ ना नहीं है, पर उसको मल्टीविटामिन बना के, प्रोटीन पाउडर बना के कि मास्टरबेशन तो मल्टीविटामिन है, रोज़ लेना ही है, ठीक है, ये एक फॉल्स सेलिंग है। ठीक है। और आप देखेंगे मोस्टली जो इस बात को प्रमोट कर रहे हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हाँ। फीमेल डॉक्टर्स हैं जिनका मेल सेक्सुअल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उनके ना तो मेल्स मरीज है, ना वो मेल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना उनके मेल्स पेशेंट्स आ रहे हैं। जितने भी आपको एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, मर्द पुरुषाना रोग के डॉक्टर मिलेंगे, वो सबका एक मत आंसर मिलेगा आपको कि यस, मास्टरबेशन इज़ द नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास मरीज आते हैं बीमारी लेके। मास्टरबेशन रेक्टल डिस्फंक्शन करती है, मास्टरबेशन टाइमिंग ख़राब करती है, मास्टरबेशन प्लेजर लेने के आनंद की कैपेसिटी ख़त्म करती है, मास्टरबेशन आपके करियर में इंटरफेयर करती है, मास्टरबेशन आपको टेस्टोस्टेरोन लो करती है, मास्टरबेशन आपके स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है। तो मास्टरबेशन वंस इन अ वाइल स्ट्रेस रिलीफ के लिए, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ पर शादियाँ लेट हो रही है, जहाँ पर सेक्सुअल ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वंस इन अ वाइल ओके, ठीक है, इट इज़ फाइन। बट मास्टरबेशन एज अ मल्टीविटामिन टॉनिक 21 बार महीने में करना है, ऐसा कोई स्टडी ने कभी भी नहीं बोला। जो एक स्टडी ये बार बार हार्वर्ड की बात करते हैं वो इजैकुलेशन पे थी, वो 50-55 साल के मर्दों में की गई थी। वो स्टडी की गई थी उन बुजुर्गों में जो अपनी मैरिटल लाइफ में 21 बार सेक्स कर रहे थे, और उनमें पाया गया था कि प्रोस्टेट कैंसर कम मिला। पर कहीं पर भी उस स्टडी में ये मेंशन नहीं है कि वो मास्टरबेशन कर रहे थे 21 बार। पर हर डॉक्टर जो मास्टरबेशन को हेल्दी बता रहा है वो उसी स्टडी को यूज़ कर रहा है और 21 बार इजैकुलेशन को या 21 बार डिस्चार्ज को मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जबकि उस स्टडी में कहीं पर भी मास्टरबेशन वर्ड मेंशन ही नहीं हुआ है। अगर मास्टरबेशन इतना ही हेल्दी होता तो इतने हमारे पुराने, मतलब मैं मॉडर्न साइंस का डॉक्टर हूँ, पर हमें तो पुराने ट्रेडिशनल टेक्स्ट में कहीं मास्टरबेशन नहीं मिलता है। बिल्कुल, आयुर्वेद भी यही कहता है। कामसूत्रा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, अगर कामसूत्रा के टाइम पे मास्टरबेशन कॉमन था तो वत्स्यायन मेंशन करते उसको। पूरे ग्रंथ में मास्टरबेशन वर्ड ही मेंशन नहीं है। ठीक है, ना किसी ग्रंथों में मेंशन है, ना किसी वेदों में मेंशन है। सेल्फ स्टिमुलेशन कहीं मेंशन नहीं है, ना हमारे किसी मंदिरों में फोटो है, ना हमारे किसी, मतलब कहीं तो हो। बिल्कुल। सिर्फ 1920s के बाद विक्टोरियन एरा में जब ये पोर्नोग्राफी स्टार्ट हुई, जब ये विजुअल पोर्नोग्राफी स्टार्ट हुई, जब ये लेडीज़ के कपड़े उतरने स्टार्ट हुए, जब ये बिकिनीज फैशन में आई, तभी से मास्टरबेशन आपको मिलेगा। सिर्फ 70-80 ईयर्स का ये एक डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट को अब उस लेवल पे आ गया कि हम उस डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं सेक्स के ऊपर। मतलब आज हम लड़कों को सिखा रहे हैं कि आप सेक्स मत करिए, आप अपनी बॉडी में एनर्जी मत रखिए, आप आपको शादी के लिए तैयार मत करिए, आप अपनी बॉडी को हेल्दी मत रखिए, आप 21 बार मास्टरबेशन करिए, आप पॉर्न देखिए, मास्टरबेशन करिए, सिगरेट पीजिए, शराब पीजिए। तो हम हमारे समाज का पतन खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो किसी भी एविडेंस में आपको, मुझे जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है, एक भी सिंगल स्टडी दिखा दे इसमें मास्टरबेशन हेल्दी है, नहीं है। बिल्कुल। ये तो सर क्या हम ये मान सकते हैं कि अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी या फिर जो स्पर्म काउंट कम होने की जो वजह है उसके पीछे मास्टरबेशन भी इज़ वन ऑफ द रीज़न? देखो, इनफर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इनफर्टिलिटी के पीछे मास्टरबेशन का रोल इस संदर्भ में तो है कि आज के दिन मेरे ओपीडी में या मेरे क्लिनिक में 30% जो कपल्स आ रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी तो दूर, वो सेक्स ही नहीं कर पा रहे। इम्पोर्टेंसी इतना हाई हो गया है आज के दिन। न्यूली मैरिड कपल्स, अभी सीज़न आ गया शादियों का, अभी ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग, साए। तो इस टाइम मेरे ओपीडी में इतनी भीड़ है मरीजों की, क्योंकि इनकी शादियाँ होने वाली है महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जो अपने पार्टनर से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने फियांसे से सेक्स ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, और जब ये शादियाँ ख़त्म हो जाएगी तो अब 1 साल बाद ये वही सेम पेशेंट आएंगे जो 1-1 साल तक
अपने पार्टनर से रिलेशन नहीं बना पा रहे। तो मास्टरबेशन इम्पोटेंसी इतनी सीवियर कॉज करता है कि इस कारण से रिलेशन ही नहीं बनते। तो रिलेशन नहीं बनेंगे तो कहाँ से बच्चे होंगे, ठीक है। और बाकी इनफर्टिलिटी का कारण दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पोल्यूशन की वजह से है। आप देखिए AQI हाई है, पेस्टिसाइड्स खाने में है, पानी गंदा है, आर्सेनिक लोडेड वाटर है, ठीक है। आपका दूध अडल्ट्रेटेड है, खाना अडल्ट्रेटेड है, सब्जी फल फ्रूटों पे पेस्टिसाइड लग के आ रहे हैं, प्लास्टिक में पानी पी रहे हैं, रेडिएशन एक्सपोजर है। तो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कहाँ स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बनने के लिए चाहिए एकदम क्लीन, क्योंकि स्पर्म रिक्वायर्स द क्लीनेस्ट बॉडी। आपका खान पान साफ़ हो, आपकी साफ़ हवा पानी साफ़ हो, आपकी डाइट लाइफस्टाइल साफ़ हो, तब आपके अच्छे स्पर्म बनेंगे। इतने ख़राब माहौल में रह के तो किसी के स्पर्म नहीं बनेंगे। तो दिल्ली NCR आप देखेंगे इस टाइम IVF सेंटर्स की धूम है। IVF सेंटर्स को लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट मिल रही है, वेंचर फंड आ रहे हैं, ठीक है। IVF पहले होता था कि कोई 100 में से किसी एक कपल को जरूरत पड़ती थी, अब उल्टा हो गया। अब कोई 100 में से एक कपल को बच्चे हो रहे हैं, 99 कपल्स तो IVF ही करा रहे हैं। क्योंकि शादियाँ लेट कर रहे हैं, 30-35 साल में शादी हो रही है, उस टाइम तक स्पर्म नहीं काम करते हैं, उस टाइम तक उम्र भी ढल जाती है, फिर वाइफ की एज बढ़ जाती है। उसके बाद फिर ये जो माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल की टॉक्सिसिटी इतनी है, तो जितने पेशेंट आ रहे हैं आजकल सबके स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल है। बल्कि ये हालात हो गए कि पहले हम नॉर्मल स्पर्म काउंट बोलते थे 50 मिलियन एंड अबव, और WHO ने उसको 15 मिलियन कर दिया है, क्योंकि 15 मापदंड लो कर दिया कि एटलीस्ट नॉर्मल किसको बोले, बिल्कुल, वरना तो 90% लोग ही नॉर्मल में आ जाएंगे।